नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम है भाई आज के इस वीडियो में, आज के इस नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की जो भी ज्वाइनिंग प्रोसेस है भाई उसमें आप सभी व्यस्त होंगे, अपनी आगे की कार्रवाई को अच्छे से पूरा कर रहे होंगे आप लोग। तो भाई आज के वीडियो में हम स्पेशली बात करने वाले हैं रिलोकेशन की, और स्पेशली बात करने वाले थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों की, और ईपीएफओ में रिलोकेशन के पीछे क्या लॉजिक काम करता है, किस बेस पे रिलोकेशन होता है, क्या जितने भी लोग रिलोकेशन अप्लाई करते हैं सबको प्रीफर्ड स्टेट मिल जाता है, किनको नहीं मिलता, इसके पीछे की क्या हिस्ट्री रही है, उन सब के बारे में थोड़ी सी मैं आप सभी के साथ चर्चा करूंगा। तो बने रहिए आज के इस वीडियो में एंड तक। सबसे पहले भाई मैं बात करता हूँ कि जो डायरेक्ट रिजल्ट आया जनवरी 2024 में, उन लोगों का 2 बार रिलोकेशन हो गया। कब हुआ 2 बार रिलोकेशन? एक बार तो रिलोकेशन हुआ उनका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट आने से पहले। देखो, जब भी ईपीएफओ में इसकी पीछे की यही हिस्ट्री रही है कि जैसे इससे पहले मैं बात करूं 2021 में एक बार पेपर हुआ था ईपीएफओ एओईओ और एपीएफसी, अकाउंट ऑफिसर, इन्फोर्समेंट ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, जो लेवल 10 का होता है। इनका 6 वेटिंग लिस्ट आई। जो छठी वेटिंग लिस्ट है अभी थोड़े ही दिन पहले, शायद आज से 5 या 6 महीने पहले पब्लिश हुई उनकी। 6 वेटिंग लिस्ट निकलना बहुत बड़ी बात है, बाकी किसी डिपार्टमेंट में नहीं निकलती। तो इनका रिलोकेशन होता है, वो होता है वेटिंग लिस्ट के बेस पे। जब भी एक रिजल्ट के बाद वेटिंग लिस्ट निकलनी होती है, उससे पहले जितने लोग सिलेक्ट हो गए उनसे रिलोकेशन मांगा जाता है भाई। फिर आपकी वैकेंसी डिसाइड होती है, कितनी वैकेंसी बाकी है, किस आरओ में, किस स्टेट में, किस कैटेगरी में कितनी कितनी वैकेंसी खाली है, उसके बेस पे फिर वेटिंग लिस्ट निकाली जाती है। ये इसका पीछे का मेन लॉजिक है। तो अपना जो रिक्रूटमेंट थी 2023 वाली ईपीएफओ की, जिसमें हम मैं लोग व आप लोग हुए जो सिलेक्ट हुए हैं, तो जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिक्रूट हुआ जनवरी 2024 में, उन लोगों ने 2 बार रिलोकेशन ले लिया। 2 बार कैसे लिया भाई? उनके बाद वेटिंग लिस्ट निकली। फर्स्ट टाइम जब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकली उससे पहले उनका रिलोकेशन हो गया। फिर जब उनका सेकेंड वेटिंग लिस्ट निकली जिससे हम लोग आए, उस टाइम उनका फिर से रिलोकेशन ले लिया। तो मान के चलो कोई डायरेक्ट रिजल्ट के अंदर कोई बंदा चेन्नई पहुंच गया, तमिलनाडु पहुंच गया, वो मान लो उसका 5वां या 6ठा जो भी प्रीफर्ड स्टेट था वो उसको मिला। फर्स्ट वेटिंग लिस्ट निकली, तब उनसे रिलोकेशन मांगा गया, तो उसने ऊपर के मान लो दिल्ली हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, गुजरात हो गया, इस हिसाब से उसने किसी भी स्लॉट में ऊपर के 5 स्टेट भर रखे थे। तो फर्स्ट रिलोकेशन में उनको उसकी कैटेगरी के अंदर जिस भी स्टेट के अंदर सीट खाली थी वहाँ उसको मिल गया। मान लो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट जब आई तब वो पहुँच गया बेंगलोर, कर्नाटका, तो भाई तमिलनाडु से थोड़ा तो ऊपर पहुँचा। फिर जब सेकंड वेटिंग लिस्ट निकालने की बात आई तो फिर से जो डायरेक्ट रिक्रूट हुआ प्लस जो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से रिक्रूट हुआ, उन दोनों से रिलोकेशन मांग लिया गया भाई। अब जो एक बार रिलोकेशन लेके बेंगलोर पहुंच गया, फिर उसकी तो तमन्ना यही रहेगी भाई, जैसे भी जैसे राजस्थान का कोई लड़का सोचेगा भाई नियर बॉर्डर या बॉर्डर स्टेट चला जाऊं, मैं अपना होम स्टेट चला जाऊं, तो फिर से उनसे रिलोकेशन मांगा, फिर से सबने अप्लाई किया। अब जिस स्टेट में जो भी ऊपर स्टेट रहा उसमें जो वैकेंसी खाली थी उस हिसाब से उनको स्टेट अलॉट हो गया, फिर उसी हिसाब से उनको आरओ अलॉट हो गया। जैसे आपका प्रीफरेंस फॉर्म मांगा ना भाई, वैसे पहले हम जिनका रिलोकेशन होता है उनसे स्टेट प्रीफरेंस मांगी जाती है, जो ऑलरेडी हमने भरे होते हैं फॉर्म भरते टाइम। तो जिसमें हम सिलेक्ट हुए उससे ऊपर के जितने भी स्टेट हैं वो ऑटो कंसिडर कर लिए जाते हैं, एक प्रकार की वो प्रीफरेंस ही है। फिर जब स्टेट अलॉट हो जाता है तो फिर वहाँ के आरओ की प्रीफरेंस मांगी जाती है। तो वो लोग सेकंड वेटिंग लिस्ट आने से जब उनका रिलोकेशन हुआ तो वो लोग कहाँ पहुँच गए भाई? कोई गुजरात पहुँच गया, कोई राजस्थान पहुँच गया, अपने होम स्टेट में पहुँच गया, जिसकी मैं बात कर रहा था। अब बात आई कि थर्ड वेटिंग लिस्ट आने वाली थी, तो उससे पहले जो फर्स्ट टाइम डायरेक्ट रिक्रूट हुआ फर्स्ट वेटिंग लिस्ट से जो रिक्रूट हुआ, और दूसरी बार जो हम सेकंड वेटिंग लिस्ट से रिक्रूट हुए, तीनों से रिलोकेशन मांग लिया गया भाई। क्यों? क्योंकि उसके बाद आपकी वेटिंग लिस्ट आनी थी थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों की। लेकिन क्या होता है, धीरे 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 ये सब रिलोकेशन कम होता जाता है, कम लोगों को मिलता है प्रीफरेंस के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, सीट के हिसाब से। तो अभी जब सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों से हमसे रिलोकेशन मांगा गया तो भाई जो डायरेक्ट रिक्रूट हुआ उन लोगों ने भी भरा, कई सारों ने, फर्स्ट वालों ने भी भरा, और हम सेकंड वालों ने तो भरना ही था। लेकिन इसमें मोस्टली हम सेकंड वालों को ही मिला, ना डायरेक्ट वालों को मिला ना फर्स्ट वालों को मिला। उनको डायरेक्ट वालों को 2 बार मिल गया, फर्स्ट वालों को 1 बार मिल गया। अब बचे हम तो हमको दे दिया, और हम में से सबको नहीं दिया भाई। तकरीबन 400 कुछ लोगों ने अप्लाई किया था इसके अंदर और 105 लोगों को मिला।
और खुशी की बात यह है कि उन 105 लोगों में से मेरा भी एक नाम है भाई। और मैं भी अभी कर्नाटका मेरा जो 5वां प्रेफरेंस था, इससे ऊपर मेरा 1 नंबर पे गुजरात, 2 पे दिल्ली, 3 पे महाराष्ट्र और 4 पे एमपी था। तो फर्स्ट में मेरे को गुजरात ही भाई मिल गया, नियर टू बॉर्डर स्टेट मेरे को मिल गया। तो अभी हमारी वो बॉर्डर स्टेट की प्रेफरेंस होगी, उनका रिजल्ट आ गया रिलोकेशन का। अभी हमसे कल ही प्रेफरेंस फॉर्म भरवा लिया भाई। गुजरात के अंदर जो 8 आर है उनमें से जैसे आपका भरवाया वैसे ही हमारा भी भरवा लिया हमने भी। यहाँ से सबमिट कर दिया, यहाँ से जड्डो जाएगा, जड्डो से हेडक्वार्टर जाएगा और वहाँ से कुछ ही दिनों में, शायद 10 या 12 दिनों के अंदर आने की उसकी उम्मीद है कि हमें कौन सा आर मिला है वो सब पता लग जाएगा। अब करूँ मैं आपकी बात थर्ड वेटिंग लिस्ट वालों की, क्या भाई आपका भी फर्स्ट टाइम आपकी पोस्टिंग होने के बाद आपका फिर से रिलोकेशन मांगा जाएगा? तो भाई इसका सीधा सा जवाब है, आपका रिलोकेशन नहीं होने वाला। क्यों नहीं होने वाला है? क्योंकि आपके बाद कोई भी वेटिंग लिस्ट पब्लिश नहीं होने वाली है। और रिलोकेशन मैंने शुरू में बताया तभी होता है जब उस रिजल्ट के बाद कोई एक और वेटिंग लिस्ट निकलती है। तो आपकी वेटिंग लिस्ट लास्ट थी। दूसरी बात आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि भाई फर्स्ट जो डायरेक्ट हुआ उनका रिलोकेट हो गया, फर्स्ट लिस्ट सेकंड लिस्ट इनका भी हो गया, तो थर्ड लिस्ट वालों ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया कि भाई हमारा क्यों नहीं हो रहा रिलोकेशन? क्या है इसके पीछे की वजह? भाई वजह कुछ नहीं है। जब नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ था ना अपना 2023 के अंदर, अप्रैल में आया था आई थिंक, तो उसके अंदर लिखा था कि फर्स्ट टाइम रिजल्ट आने के 2 साल के अंदर अंदर ही इसका वेटिंग लिस्ट निकलेगा। क्या बोला? फर्स्ट रिजल्ट आ जाएगा ना फर्स्ट टाइम, जिसका फर्स्ट रिजल्ट कब आया? जनवरी 2024 में। फर्स्ट रिजल्ट आने के बाद तब से लेके अगले 2 साल तक इसकी वेटिंग लिस्ट निकलेगी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। जितनी हमें ज़रूरत होगी उस हिसाब से हम कैंडिडेट को बुलाते जाएंगे। तो भाई जनवरी 24, जनवरी 25, जनवरी 26, तो हमारी जो रिक्रूटमेंट थी जिसका अप्रैल 2023 के अंदर नोटिफिकेशन आया था, इसका जो वेटिंग लिस्ट का जो कार्यकाल है भाई वो यह ख़त्म हो गया। अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन 2 साल के अंदर अंदर जितनी भी वेटिंग लिस्ट थी वो सब निकलनी है। और अभी आपके हिसाब से वो क्लियर होगा। इसमें डेट भी है, शायद पहला जो रिजल्ट आया था ना 5 जनवरी 2024 को आया था, तो 5 जनवरी 2026 को 2 साल कंप्लीट। आपकी वेटिंग लिस्ट थोड़ी 5-7 दिन डिले आई, पता नहीं क्या रीज़न रहा, लेकिन नोटिफिकेशन के हिसाब से बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये इसका मेनली कारण है। और आपके बाद कोई वेटिंग लिस्ट आने वाली नहीं है तो आपका रिलोकेशन नहीं होने वाला है। तो आपके लिए ये जो रिलोकेशन वाला ट्रांसफ़र है वो भाई आपके पास ऑप्शन नहीं है। आपके पास एक सबसे बड़ा जो हथियार बचता है या तो IRT है, सॉरी IRT तो इंटर रीजनल हो गया, AGT है, एनुअल जनरल ट्रांसफ़र, जो इस साल दिसंबर में निकला था और 2026 में नवंबर दिसंबर में फिर से निकलने की उम्मीद है। और दूसरा आपके पास ऑप्शन है म्यूचुअल ट्रांसफ़र। और तीसरा आपके पास ऑप्शन है कपल केस पोस्टिंग। आपका हस्बैंड या वाइफ कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वगैरह में अगर जॉब करता है तो वहाँ आपको कपल केस पोस्टिंग मिल जाती है, डबल ATM। और फिर कोई मेडिकल ग्राउंड भी कंसिडर होता है, लेकिन यार उसका इतना इफेक्टिव नहीं है वो मेडिकल ग्राउंड, थोड़ा कम है अगर मैं बाकी अदर से कंपेयर करूँ, जैसे म्यूचुअल से करूँ या फिर कपल पोस्टिंग से करूँ। बाकी उन दोनों के में भी पोस्टिंग जा सकते हैं आप मेडिकल ग्राउंड पे भी। तो सबसे अच्छा बेस्ट बेनिफिट है भाई आप म्यूचुअल ढूंढ लीजिए। और ध्यान रखिए म्यूचुअल ढूंढें तो अपनी कैटेगरी में ढूंढे भाई। अगर जनरल वाला EWS के साथ या OBC, जनरल वाला OBC के साथ म्यूचुअल करता है तो वो भाई परमानेंट ट्रांसफ़र नहीं है, केवल 6 साल के लिए वैलिड है। 6 साल बाद वापस आपको अपने मैन आर के अंदर पोस्टिंग आना होगा। लेकिन अगर आप सेम कैटेगरी के अंदर अपना म्यूचुअल ढूंढ लेते हैं तो भाई आपकी परमानेंट पोस्टिंग हो जाएगी। फिर लाइफ टाइम आप वहीं रहोगे जब तक आप विलिंग नहीं दोगे, अनटिल और अनलेस आप प्रमोशन वगैरह वो सब इफेक्टिव ना हो। और आपकी सीनियरिटी लॉस होने का जो इसके अंदर बड़ा नुकसान है वो है सीनियरिटी लॉस होने का। जैसे आपका ट्रांसफ़र हो, जैसे मैं अभी नवंबर में ज्वाइन किया तो अभी हमको शायद मार्च या अप्रैल तक और नोटिफिकेशन में तो लिखा है भाई 31 मार्च 2025-26 तक हमको रिलीव कर देंगे सेकंड वेटिंग लिस्ट वालों को जिनका भी रिलोकेशन हुआ, लेकिन करेंगे नहीं, इतना ईजी करने वाला लग नहीं रहा। तो जब भी मान लो हमें अगर मार्च तक भी रिलीव किया तो हमारी 4 महीने की जो सीनियरिटी बनी है वो हमारी गई पूरी। तब तक आप जितने भी थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले सारे लोग ज्वाइन कर लोगे और फिर हम रिलोकेशन वालों का रिलीव करेंगे तो फिर भाई हम आपसे जूनियर हो जाएंगे। हमारा 4-5 महीने की जितनी भी सीनियरिटी बनती है ये जीरो हो जाएगी। पेमेंट वगैरह में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंक्रीमेंट वगैरह वही आपका ज्वाइनिंग डेट के हिसाब से चलता रहेगा। बस आपका प्रमोशन के अंदर जो अगला पे स्केल आने वाला है उसके अंदर जैसे आपका एक लेवल अप होता है जब सीनियर SSA बनते हैं 4-4.5 साल के बाद, तो उसमें वो 4-5 महीने हम पीछे हो जाएंगे। बस इतना सा फ़र्क है। पर बाकी वो सब चीज़ें छोड़ो, अगर होम स्टेट नियर बाई होम स्टेट मिल रहा है तो वो सब चीज़ें मैटर नहीं करती यार। तो ये था मेन लॉजिक, आपको मैंने समझाने की कोशिश करी। आपका रिलोकेशन होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा और मेनली इसके पीछे क्या लॉजिक काम करता है, वो सब मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट कर दीजिए।
और अपना टेलीग्राम चैनल भी है, ग्रुप भी है, उसके अंदर आप जुड़ जाइए भाई। जितने भी लोग अभी थर्ड वेटिंग लिस्ट वाले मोस्टली लोग उसमें जुड़े हुए हैं, और आपस में जो भी आपका डाउट होता है या कोई भी डाउट है जो पर्सनल पूछने वाला, आप मेरे साथ डिस्कशन कर सकते हैं। मैं जितने भी कमेंट्स आए या जितने भी पर्सनल मैसेज किया, सबका टाइमली रिप्लाई करने की कोशिश किया। तो आज के वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया, तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी आपकी तरफ से बनता है करिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।